रवि नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसका परिवार बहुत परेशान रहता था। वह दिन भर गांव में भीख मांगता, थका हारा शाम को घर लौटता। तभी जाकर उसे एक वक्त का खाना नसीब होता। घर पर उसकी पत्नी चौखट पर बैठी उसका इंतजार करती रहती। शाम होने वाली थी। घर पर बच्चे भूखे प्यासे उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, पिताजी कब तक आएंगे? माँ, बहुत तेज भूख लगी है। पेट में अब दर्द सा होने लगा है। सुबह से एक दाना तक नहीं खाया हमने। अब तो आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा है। माँ, भूखे पेट नींद भी नहीं आएगी। बेटा, बस जरा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे पिताजी अब आने ही वाले होंगे। शायद आज उन्हें भिक्षा मांगने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया हो। कौन जाने, आज किसी ने खाने को कुछ दिया ही ना हो, इसीलिए देर हो रही होगी। पर बेटा, यकीन मानो वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे, चाहे थोड़ा ही सही, पर हमारे पेट की आग बुझाने भर का जरूर होगा। बच्चे तो अभी सोए हैं, बेचारे भूख से तड़प रहे थे। मैंने उन्हें थोड़ा पानी पिला दिया, तब कहीं जाकर थोड़ी देर के लिए आंख लगी है उनकी। कुछ मिला क्या आज? अब तो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले तुम वक्त से घर लौट आते थे, लोग भी तब ज्यादा दयालु थे। हम जैसे गरीबों पर तरस खा लेते थे, कुछ ना कुछ खाने को दे ही दिया करते थे। लेकिन अब लगता है जैसे इंसानियत भी भूख से मर गई हो। हाँ भाग्यवान, हमारे साथ साथ इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इनकी नन्ही नन्ही आंखों ने भी अब तो सिर्फ भूख और लाचारी ही देखी है। पता नहीं कब तक यूं ही हमारी किस्मत हमारा मजाक उड़ाती रहेगी। शुक्र है उस बूढ़ी औरत का, नहीं तो आज तो शायद पेट में पानी के सिवा कुछ भी न जाता। किसी ने एक दाना तक नहीं दिया, बस उसी ने दया खाकर मुट्ठी भर चावल दे दिए थे। अब वही चावल है, थोड़ा सा नमक मिला दो, शायद इन भूखे बच्चों के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान आ जाए। आपका तो एक बहुत बड़ा राजा दोस्त है, फिर आप उससे क्यों नहीं कहते? वो तो हर रोज आपको अपने साथ शिकार पर ले जाता है, आप दिन भर उसके साथ जंगलों में भटकते रहते हैं। लेकिन क्या कभी उसने सोचा है कि जब आप उसके साथ वक्त बिताते हैं, तब आपके घर में आपके बच्चे भूखे बैठे होते हैं? आपको तो 2 वक्त की रोटी कमाने का भी समय नहीं मिलता। फिर शाम को थक हार कर भूखे पेट आप किसी दरवाजे पर जाकर भीख मांगते हैं, ताकि इन मासूम बच्चों के पेट में कुछ दाने पड़ सके। मैं अब इन सब से बहुत तंग आ चुकी हूँ। बस एक बार अपने उस राजा दोस्त से कहकर तो देखिए, शायद हमारी जिंदगी में भी थोड़ा सवेरा आ जाए। भाग्यवान, वह मेरा दोस्त है और दोस्त से इस तरह की मदद मांगना मुझे ठीक नहीं लगता। यह तो मेरे लिए गलत होगा। बचपन से हम साथ रहे हैं। वह राजघराने का बेटा था और मैं एक गरीब घर का लड़का। फिर भी देखो, उसने मुझसे दोस्ती निभाई, हमेशा मेरी मदद की। लेकिन अब नहीं, अब मैं उससे और सहायता नहीं मांग सकता। शायद यही सही होगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप दोस्त से मदद मांगे। बस उसे कह दीजिए कि आप कल से काम पर जाना होगा, इसलिए उसके साथ शिकार पर नहीं जा पाएंगे। तभी हमारे बच्चों को रोटी मिल पाएगी। ठीक कह रही हो, बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे भिक्षा मांगते हुए मैं कब तक गुजारूंगा? जब मेरा दोस्त फिर आएगा, मैं उससे कह दूंगा कि कल से मुझे काम पे जाना है। बच्चों को आवाज दी, उठो बेटा। दोनों तुरंत जाग गए। आंखों में भूख साफ झलक रही थी। बिना कुछ कहे सुने चुपचाप थाली में रखे ठंडे चावल खाने लगे, जैसे कई दिनों बाद कुछ मिला हो। रवि, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज शिकार पर चलना है। सुबह जल्दी आ जाना था और तुम अब तक महल नहीं पहुंचे। सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह तुम यहाँ कैसे? मैं थोड़ी ही देर में तुमसे मिलने आ रहा था, फिर तुमने यहाँ आने की इतनी झंझट क्यों उठाई? बस, अरे मित्र, ऐसा मत कहो। मैं तो बस ये देखने आया था कि कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक तो नहीं है, वरना तुम तो हर रोज सुबह शिकार के समय तक महल पहुंच जाया करते हो। अरे मित्र, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं और इस बार तुम्हारे साथ शिकार पर नहीं आ सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ शिकार पर चला जाता हूं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते हैं, इसलिए मुझे गांव जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। जो कभी कोई कुछ देता है तो अच्छा है, वरना नहीं मिलता। इसलिए अब मैं शिकार पर नहीं आ पाऊंगा। मित्र, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में इतने परेशान थे और मुझसे छिपाते रहे? अगर तुम्हें तकलीफ थी
तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं एक राजा हूं, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पाल पोषण मैं कर दूंगा। फिर तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? मेरे अंदर एक अजीब सी खालीपन सी उठ रही है। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर पाया? तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है मित्र, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर और कोई एहसान करो। मेरा जीवन भी कम पड़ जाएगा तुम्हारे इन उपकारों को चुकाने में। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया है, और अब जब तुम मेरे परिवार के लिए भी इतना कुछ करने की बात कह रहे हो तो मेरा मन भर आता है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र का अर्ण मैं कभी ना भूलूं। देखो मंत्री, ये मेरा प्रिय मित्र है और अब इसका परिवार भी हमारे साथ रहेगा। इन लोगों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मेरा सारा जीवन भी कम पड़ जाए, फिर भी मैं कभी तुम्हारी मित्रता नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। राजा के साथ रवि भी निकल पड़ता है। दोनों मिलकर जंगल की ओर शिकार के लिए रवाना होते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद उन्हें यह एहसास होता है कि वे अपने राज्य की सीमाओं को पार कर अपनी प्रजा से बहुत दूर निकल आए हैं। मित्र, ये जंगल बिल्कुल अनजान है और देखने में बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इससे आगे जाना चाहिए। कौन जाने इसके भीतर हमारे लिए कैसी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही हो। रवि, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बहादुरी में कमजोर हूं? बचपन से लिया हुआ तलवार और युद्ध का प्रशिक्षण ही मेरी पहचान है। मुझे हराना किसी के बस की बात नहीं। शांति रखो, मैं हूं ना। ऐसा मत कहो मित्र, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें इस जंगल से सुरक्षित घर लेकर ही जाऊंगा। वे दोनों जंगल की ओर भीतर चलते चले गए। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब कुछ अलग सा था, देखने में बेहद अद्भुत लग रहा था। तभी राजा की नज़र जमीन पर पड़ी एक मूर्ति पर गई। राजा उसे देखता ही रह गया। वह किसी अत्यंत सुंदर महिला की बनी हुई मूर्ति थी। रवि, जरा देखो तो, यह किसी स्त्री की मूर्ति है। कितनी अद्भुत सुंदरता है इसमें। सोचो, जिस स्त्री की यह मूर्ति बनाई गई है वह स्वयं कितनी सुंदर रही होगी। सच में रवि, देखो ना, यह मूर्ति कितनी मनमोहक है। हाँ मित्र, यह वाकई अद्भुत है। तुम यहाँ थोड़ा आराम कर लो, मैं आसपास जाकर देख आता हूँ कि कहीं कोई गांव या बस्ती तो नहीं, ताकि हमें वापसी के लिए घोड़ा या कोई साधन मिल सके। चलो, मैं अभी निकलता हूँ। रवि अपने मित्र को वहां छोड़कर आसपास के जंगल में घूमने निकल पड़ा। उसके मन में यह आशा थी कि शायद कहीं से कोई सहायता मिल जाए जिसकी मदद से वे अपने घर वापस लौट सके। राजा वहीं जमीन पर बैठकर थोड़ा आराम कर ही रहा था कि अचानक पानी के अंदर से एक खतरनाक राक्षस बाहर आ गया। राजा ने बिना समय गवाए अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, पर अंत में राजा ने अपनी तलवार से राक्षस को मार गिराया और उसे मिट्टी में दबा दिया। तभी राजा को महसूस हुआ कि पानी के भीतर कोई और भी है। वह तुरंत ही पानी में कूद पड़ा, लेकिन अंदर जो उसने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। पानी के भीतर एक रहस्यमयी कक्ष था, जिसके अंदर एक रानी गहरी नींद में सो रही थी। वही रानी थी जिसकी मूर्ति राजा ने बाहर देखी थी। वह बिल्कुल वैसी ही सुंदर थी जैसे मूर्ति में जीवन उतर आया हो। तभी अचानक रानी की आंखें खुली। वह धीरे से उठ बैठी और विस्मय से राजा की ओर देखती हुई बोली, बताओ, तुम कौन हो और कैसे यहाँ आए? तुरंत यहाँ से चली जाओ, नहीं तो। मैं माधवगढ़ का राजा हूं। मैं इस जंगल में घूमते घूमते यहां तक आ गया, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? इतने गहरे पानी के नीचे तुम जीवित कैसे हो? और इस कक्ष के भीतर पानी क्यों नहीं आता? मेरा नाम वैशाली है। मैं एक रानी हूँ। मेरे राज्य को उस राक्षस ने नष्ट कर दिया और मुझे यहाँ कैद कर लिया। मैं इस जलकक्ष से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक उस राक्षस का अंत न हो जाए। वह मुझे अपने साथ विवाह करने के लिए यहाँ रखे था, और आज पूर्णिमा की रात वह मुझसे जबरन विवाह कर मुझे बलि चढ़ाने वाला था। मेरा एक मित्र है रवि। वह सहायता की तलाश में इस जंगल में गया था और अब तक वापस नहीं आया है। जब तक वह लौट कर नहीं आता, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर सकता हूँ? रात के सन्नाटे में राजा बिस्तर पर लेटा ही था कि उसकी आंख लग गई
और वह गहरी नींद में सो गया। रानी धीरे से उठकर दूसरे कक्ष में चली गई। इसी बीच उसका मित्र रवि वहां पहुंचा। उसने देखा कि राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बस मिट्टी का एक ढेर पड़ा है। यह देखकर उसका दिल दहल गया। उसे लगा कि शायद किसी ने उसके मित्र राजा को मारकर यही दफना दिया है। वह गहरे दुख में डूब गया और प्रतिज्ञा ली कि जब तक सच्चाई का पता न चल जाए वह अपने घर वापस नहीं जाएगा। दिन में वह गांव-गांव घूमकर भीख मांगता और रात होते ही उसी जगह राजा की कब्र के पास आ जाता, जहां बैठकर वह अपने प्रिय मित्र के लिए आंसू बहाता। उधर राजा की स्थिति कुछ और ही थी। दिन में वह अपने मित्र रवि को खोजने जंगल में निकल पड़ता और रात होते ही जललोक में लौट जाता। इस प्रकार दोनों मित्र, एक भूमि पर दूसरा जल में, एक दूसरे की तलाश में भटकते रहे, पर फिर भी कभी मिल न सके। उधर दूसरी तरफ जिस गांव में रवि भीख मांग रहा था, वहां का राजा भी उस मूर्ति की खबर से अनजान नहीं था। उस राजा ने उस मूर्ति वाली स्त्री की तलाश के लिए बड़ा सा इनाम घोषित कर दिया था। तभी गांव में रहने वाली एक वृद्ध महिला के मन में एक उपाय सूझा। वह धीरे धीरे चलकर कब्र के पास पहुंची और फिर झील के किनारे जाकर बैठ गई। उसकी रोने की आवाज सुनकर पानी के भीतर छिपी रानी बाहर निकल आई। वहां मौजूद एक वृद्ध महिला ने रानी को देखकर मासूम सा बहाना किया, कहा कि वह अपना घर का रास्ता भटक गई है और कोई उसे गांव तक पहुंचा दे। वृद्धा रानी को गांव तक छोड़ने के बहाने उसके साथ चल पड़ी, पर जब वे गांव पहुंचे तो उसी वृद्धा ने चालाकी से रानी को राजा के हवाले कर दिया। आगे क्या होगा? क्या रानी अपने असली राजा तक पहुंच पाएगी? और उस वृद्ध महिला ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? साथ ही रवि अपने मित्र से कैसे मिलेगा? ये सब जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। कमेंट में लिखें अगला पार्ट चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।